सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है बच्चों? Am I clear to all of you in terms of audio and video? Just raise your hand. Yeah, okay. हाँ. Anyhow, if you got problem anywhere in the videos, anywhere in the sessions, just raise your hand or you can simply message me. अब मैसेज कर दीजिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो बीच में तो we will try to resolve it. देखो बच्चों, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि लीवर से जो डक्ट्स निकलती हैं राइट वाले लोब से, उसका नाम राइट हेपेटिक डक्ट है, लेफ्ट वाले का नाम लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। वो हेपेटिक डक्ट मिलके कॉमनली क्या बना देती हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट बना देती हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे आके गॉल ब्लैडर के डक्ट से मिलती है, उसका नाम सिस्टिक डक्ट होता है। तो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट आके एक जंक्शन पे मिल जाती हैं और मिलके क्या बना लेती हैं? कॉमन बाइल डक्ट बना लेती हैं। कॉमन बाइल डक्ट किसके पास जाता है? पेंक्रियाज के पास जाता है। तो पेंक्रियाज का जो अपना डक्ट होता है उसका नाम है पेंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रियाटिक डक्ट जब कॉमन बाइल डक्ट से मिलता है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और ये डक्ट्स स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के थ्रू ड्यूोडेनम में एंटर कर जाता है। ये हमने कल डिस्कस किया था, मेजॉरिटी में मोटा मोटा मैंने बता दिया आप लोगों को। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है आपका डक्ट का सिस्टम जो है, क्या है, कैसा है, किस तरह रहेगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ स्लाइड को। देखो बच्चों, कल ही बताया गया था, क्या बताया गया था आप लोगों को कि लीवर का बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन डाइजेशन में जो फंक्शन है वो बाइल जूस का सिक्रीशन है। बाइल जूस सिक्रीशन करता कौन है? लीवर। लीवर इसको सिक्रीट करता है और गॉल ब्लैडर इसको क्या करता है? स्टोर करता है। तो गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों से अटैच, दोनों बाइल से ही अटैच है। ठीक है। बाइल का कंटेंट मैंने कल कहा था, बाइल जूस होता है जिसमें बाइल रूबिन, बाइलिवर्डिन और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है। बाकी सब चीजें वही चीजें दिखाई गई हैं। कॉमन बाइल डक्ट्स जो होती हैं एम्पुला ऑफ वेटर में एंटर होती है, जहां पर पेंक्रियाटिक डक्ट इसको ज्वाइन करती है। जहां पर बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट मिलती हैं, वहां की स्वेलिंग रीजन को हम क्या कहते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं, कल भी बताया था इसको आपको। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। इसका फंक्शन देख लेते हैं अगेन, लीवर का कल हालांकि हमने पढ़ लिया था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। बाइल का प्रोडक्शन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, फैट और शुगर का मेटाबोलाइजेशन करता है, कई सारे विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करता है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई के एंड B12, इन सबको स्टोर करता है। ये कंटेंट में भेज दूंगा आपको। ब्लड को फिल्टर, फिल्टर का मतलब डिटॉक्सिफाई। ठीक है, मेन फिल्ट्रेशन किडनी में होती है, लीवर डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है बच्चों। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन मैंने कहा था, कूफर सेल्स होते हैं। कूफर सेल्स क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस करते हैं जो भी पैथोजेंस आते हैं उनके। ब्लड वेसल्स को नैरो और रिलैक्स करने का काम भी इसका होता है। एक पर्टिकुलर एजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजेन, उसके थ्रू। ये मैं आप लोगों को जब किडनी पढ़ाऊंगा एक्सक्रीशन, वहां पर एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजेन का फंक्शन बताऊंगा। अभी आप इतना जान लीजिए, ब्लड वेसल्स को पतला या मोटा करना, ब्लड वेसल्स को पतला करना या मोटा करना किसका काम होता है? एंजियोटेंसिनोजेन का काम होता है या लीवर का काम होता है। ठीक है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये भी ऑलरेडी कल हो चुका है। pancreas, today we are going to discuss about the pancreas. What is pancreas and what it is consist of? तो pancreas बच्चों, सबसे पहली बात है कि ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन का मतलब होता है जो एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो। मतलब वो हार्मोन भी सिक्रीट करे और एंजाइम भी सिक्रीट करे। तो हार्मोन सिक्रीट करेगा तो जाहिर सी बात है उसका दूसरा फंक्शन है, वो बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस कराएंगे। बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा है, हार्मोन बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस कराएंगे। और एंजाइम सिक्रिएट करेगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा। यहाँ पर एंजाइम का फंक्शन क्या है? डाइजेशन के रेट को बढ़ाना।
तो यहाँ पर डाइजेशन का रेट बढ़ाने के लिए एक्सोक्राइन वाला पार्ट यूज करेगा, एंजाइम अपना सीक्रेट करेगा। और जो हार्मोनल फंक्शन है ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम जो आपका चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसमें हम लोग इसका एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है, हालांकि मैं नहीं चाह रहा था बताना, बट इट फैक्ट इज रिटन है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पैंक्रियाज के अंदर जो सेल्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं उनका नाम है पैंक्रियाटिक आइलेट्स, या फिर इनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। हालांकि अभी आप पैंक्रियाटिक आइलेट्स ही याद रखें। दोज हु सिक्रीट व्हाट? हार्मोन। अंडरस्टूड? तो ये हॉर्मोन्स क्या रेगुलेट करती हैं? अब हॉर्मोन्स में आपने पैंक्रियाटिक हार्मोन का नाम सुना ही होगा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, और भी दो एंजाइम्स होते हैं पीपी सेल्स करके और सोमेटोस्टैटिन करके। बट अभी आप इतना जानिए कि इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है। इंसुलिन ब्लड शुगर को घटाता है और ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को बढ़ाता है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इंसुलिन ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। मतलब अगर आपने जस्ट अभी खाना खाया और आपकी बॉडी में ज्यादा ब्लड शुगर हो गया है, तो उसको क्या करता है, शुगर को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करा देता है इंसुलिन, मतलब ब्लड में से शुगर को घटा देता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है, जैसे आप बहुत हेवी एक्टिविटी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आपके बॉडी में एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए ग्लूकोज का होना जरूरी है, तो ग्लूकोज को ये बढ़ा देता है ब्लड में, ग्लाइकोजन को क्या करके, डाइजेस्ट करके। सो दिस इज हाउ वी हैव द मेटाबोलाइजेशन प्रोसेस हैपनिंग इन द बॉडी। तो इंसुलिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है बच्चों? इंसुलिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? ये ब्लड शुगर को घटा रहा है। इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगा, कौन सी डिजीज होगी? मुझे अभी तक सिर्फ डायबिटीज, तो देखो बच्चों कोई भी बोल देगा, डायबिटीज में कौन सा डायबिटीज? दो तरह के डायबिटीज होते हैं बच्चों, यही तो क्वेश्चन है। डायबिटीज में कौन सा डायबिटीज? एक डायबिटीज होता है ब्लड शुगर बढ़ने वाला, एक डायबिटीज होता है ज्यादा यूरिन वाला, ज्यादा यूरिनेशन होता है उसमें। कौन सा डायबिटीज है ये? इसको हम बच्चों डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, याद रखिएगा, डायबिटीज मेलाइटस। अस्थमा? अरे जिज्ञासा, तुम्हारी कितनी जिज्ञासा बढ़ गई, सीधे अस्थमा? ऐसे थोड़ी होता है। So let me take a screenshot of this and then, so this is the diagram that कौन कौन सी सेल्स, ये पूरा पैंक्रियाटिक क्या है, ये जो पूरा डायग्राम है ये पैंक्रियाटिक आइलेट्स है। ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, सोमेटोस्टैटिन। हालांकि इन दोनों का फंक्शन आपको अभी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को इंक्रीज कराएगा और इंसुलिन ब्लड शुगर को डिक्रीज कराएगा, यही आपको पढ़ना है अभी, और ये आपको जानना है, जो कि हम लास्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन सेम चीज। अब हम पैंक्रियास के बारे में कुछ थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आई थिंक वी आर ऑन द राइट, नो नो, वी हैव टू जस्ट, या
सो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ पैंक्रियाटिक जूसेस के नाम बताऊंगा। थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो मैं आपने ये वाला नोट्स नहीं भेजा है ना ग्रुप पे अभी जिससे? नहीं नहीं, ये तो बस पीपीटी है। ये देखो, ये बिल्कुल इनकम्प्लीट पीपीटी है। एक्चुअली मैंने मांगा था दिगांता सर से पीपीटी दिखाने के लिए, तो ये मिला मुझे, बट दिस इज लिटिल बिट इनकम्प्लीट। शायद कुछ पोर्शन रह गया उनके पास, तो इस वजह से मैंने ये नहीं भेजा आपको, क्योंकि फिर वो हो जाता। इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कुछ मुझे नहीं दिखता है तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं इनकम्प्लीट पीपीटी करके भेजूंगा, तो कल को आप पढ़ने बैठोगे तो आपका वो कंटेंट छूट जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने नहीं भेजा ये वाला। ठीक है बच्चों? यहाँ पर तो मैं बता दे रहा हूँ कम से कम जो चीज नहीं, जैसे अभी पैंक्रियाज के बारे में, पैंक्रियाटिक जूसेस के बारे में आई थिंक नहीं दिया है अभी, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको कि पैंक्रियाज क्या क्या चीजें सिक्रीट करता है या नहीं करता है, दीज ऑल थिंग्स। नहीं दिया है, चलिए मैं बताऊंगा। सो बच्चों, बिफोर वी मूव फर्दर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज का अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? हार्मोनल फंक्शन पढ़ा। क्या पढ़ा? हार्मोनल फंक्शन पढ़ा। और ये हार्मोनल फंक्शन हमारे किसी यूज का नहीं है, किसी भी यूज का नहीं है डाइजेशन में। डाइजेशन में जो यूज है उसका, वो एंजाइमेटिक फंक्शन का है। एंजाइम मतलब एक्सोक्राइन। तो पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन जानना जरूरी है। तो पैंक्रियाज का जो सेल एंजाइम सिक्रीट करता है उसको हम एकिनी कहते हैं। एकिनी कहते हैं बच्चों, और एकिनी एंजाइम सिक्रीट करता है। 6 एंजाइम पैंक्रियाज सिक्रीट करता है। कितने एंजाइम्स? टोटल 6 एंजाइम्स हैज बीन सिक्रीटेड बाय पैंक्रियाज। और ये 6 एंजाइम्स मिलकर क्या बनाते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। सारे के सारे 6 एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि पैंक्रियाज का एंजाइम इनएक्टिव क्यों होता है, तो आप सिंपली ये बात कहेंगे कि पैंक्रियाज का एंजाइम इसलिए इनएक्टिव होता है क्योंकि अगर वो एक्टिवेट हुआ तो वो अपने ही ऑर्गन को खा लेगा, मतलब पैंक्रियाज को ही खा लेगा या डाइजेस्ट कर देगा। क्योंकि पैंक्रियाज में हर चीज के डाइजेशन के लिए एंजाइम है। शुगर का डाइजेशन करता है पैंक्रियाज, फैट का डाइजेशन करता है पैंक्रियाज, प्रोटीन का डाइजेशन करता है पैंक्रियाज, न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करता है पैंक्रियाज। तो अब सोचिए आप, जब हर चीज के डाइजेशन के लिए एंजाइम है और सब अगर एक्टिव रहेंगे, तो पैंक्रियाज अपने सेल्स का क्या हाल करेगा या अपने ही टिश्यू का क्या हाल करेगा? इसीलिए पैंक्रियाज के जो एंजाइम्स होते हैं वो सब इनएक्टिव ही रहते हैं। उनको कहाँ एक्टिवेट किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे किया जाता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पैंक्रियाटिक जूसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सो वी हैव गॉट 6 pancreatic juices. First one is trypsinogen. Second one is procarboxypeptidase. Third one is chymotrypsinogen. Fourth one is pancreatic amylase. Fifth one is pancreatic lipase. And the sixth one is nuclease. ये 6 एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन बच्चों क्या कहलाता है? पैंक्रियाटिक जूस कहलाता है। ये 6 एंजाइम का कॉम्बिनेशन। अब बच्चों, ऊपर के जो 3 एंजाइम्स है, ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और काइमोट्रिप्सिनोजेन, ये प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है बच्चों, एमाइलेज कभी भी शुगर का ही डाइजेशन करता है। एमाइल याद रखिएगा हमेशा, एमाइलेज कभी भी शुगर का डाइजेशन करेगा, लाइपेज कभी भी फैट का डाइजेशन करेगा। एमाइलेज शुगर, लाइपेज फैट। ठीक है? और जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, जैसे ये जो सिन वाले वर्ड्स है ना, ये प्रोटीन के लिए बने हैं। ठीक है? तो प्रोटीन का डाइजेशन अपर 3 एंजाइम्स, और एमाइलेज शुगर के लिए, लाइपेज फैट के लिए, न्यूक्लियस बच्चों न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करता है।
ठीक है, ये भी तो सेल में पाए जाते हैं। जो आप खाना खा रहे हो वो तो जनरली आप प्लांट सेल खा रहे हो या एनिमल सेल खा रहे हो, तो उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उनको कौन डाइजेस्ट करेगा? तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए ये होते हैं। नहीं नहीं, एक्नी सेल है बच्चे। एक्नी सेल है जो ये सारे एंजाइम सिक्रीट कर रहा है। एक्नी इज द नेम ऑफ सेल्स, दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। मैं इन सब का एंजाइमेटिक फंक्शन एक एक करके बताऊंगा आप लोगों को, सबका बताऊंगा, ठीक है? अभी हम फिलहाल सिर्फ नाम जान रहे हैं। ये छह के छह एंजाइम्स अगर आपसे पूछे कैसे हैं, तो आप कहेंगे इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव है। अब इनको एक्टिवेट करने का काम जो करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक एंजाइम है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज। जब ये सब के सब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, ये एंटेरोकाइनेज जाकर के इनको क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। और जैसे ही सब एक्टिव होते हैं, ये अपना अपना डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। अपना अपना डाइजेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये इतना पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? हैंड रेस कर दीजिए, सिर्फ इतना पॉइंट। अभी डाइजेशन बिल्कुल नहीं समझना है, सिर्फ ये पॉइंट्स। ओके। So students, yesterday we had told about that small intestine is having three portions. नहीं नहीं, कोई भी एंजाइम एक्टिवेटेड नहीं है बच्चे, ट्रिप्सिनोजेन भी नहीं है। सबका एक्टिवेटेड फॉर्म में बताऊंगा अभी, ये सब इनएक्टिव थे। देखो बच्चे, कल ही हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला ड्यूडेनम है। यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चे? यहाँ सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। कौन सा डाइजेशन होता है? केमिकल डाइजेशन, मतलब एंजाइम्स का डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में। जबकि ये दोनों मिलके क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। ड्यूडेनम और इलियम मिलके क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी आप लोगों को बताया गया था कल। और सब मिलकर के 5 मीटर से 7 मीटर तक लंबाई बना लेते हैं इंटेस्टाइन वगैरह। और यही स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से दो क्वेश्चन नीट में आना श्योर है, या एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीजें होती हैं बच्चों: मैक्सिमम डाइजेशन या कंप्लीट डाइजेशन यहां पर हो जाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, और तीसरा है मैक्सिमम एंजाइम्स का सिक्रीशन, मैक्सिमम एंजाइमेटिक सिक्रीशन। सबसे ज्यादा एंजाइम्स यहीं पर आते हैं, सबसे ज्यादा डाइजेशन यहीं होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी इसी एरिया में होता है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना श्योर है। कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं वो, या कौन कौन सी चीज किस तरह से डाइजेस्ट हो रही है वो, या कौन सा कंपोनेंट किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहा है, ये तीन में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों? तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, समझ के रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, विलाई और माइक्रोविलाइज होते हैं, जिसके वजह से इनका सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए आप लोग, विलाई, ये विलाइज है, ठीक है? ये विलाई का सिंगल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इंटेस्टाइन पे कई सारे फोल्ड्स दिए होते हैं, और इन विलाइज के ऊपर छोटे 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 सेल लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इनको हम? माइक्रोविलाई। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है? अगर हम विलाई के अंदर का स्ट्रक्चर देखें, विलाई के एकदम अंदर का स्ट्रक्चर देखें, तो विलाई के अंदर हमको क्या मिलेगा? ब्लड कैपिलरीज। ये जो रेड कलर की और ब्लू कलर की दिख रही है ना, ये सब क्या है? ब्लड कैपिलरीज है, आर्टरीज और वेन्स की। और बिल्कुल बीचों बीच में जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का, ठीक है? इनको हम लैक्टियल्स कहते हैं। दे आर नोन एज लैक्टियल्स।
वॉल्व ऑफ कर्करिंग। वॉल्व ऑफ कर्करिंग जो होते हैं ये फोल्ड्स को बोलते हैं। जैसे मान लो ये स्किन स्किन सीधी आ रही है, लेकिन कहीं पे स्किन ऐसे फोल्ड हो गई, तो ये जो फोल्ड है ये कर्करिंग कहलाता है। बिलाई ऐसे ही तो बना, जैसे मान लो ये है और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो ये फोल्ड होने से बना ना स्किन के, तो ये जो फोल्डिंग ही थी स्किन की, ये फोल्ड ऑफ कर्करिंग कहते हैं, वॉल ऑफ कर्करिंग बोलते हैं इसको। कहीं पर भी अगर स्किन फोल्ड हो गई, ठीक है, जिसके वजह से बिलाई लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो वो फोल्डिंग क्या कहलाती है? कर्करिंग कहलाती है। तो दिस इज जस्ट अ डायग्राम, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, खैर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए एक बार, लैक्टियल्स क्या है, ब्लड कैपिलरीज कहाँ है। लैक्टियल्स, देखो, अगर ब्लड वेसल्स हैं, देखो ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड कैपिलरीज बोलेंगे, और अगर लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं तो लैक्टियल्स बोलेंगे। लिम्फेटिक वेसल्स जानते हो कि नहीं जानते हो? कभी लिम्फेटिक वेसल के बारे में पढ़ा है? जो ट्यूब ब्लड लेके जाती आती है वो ब्लड वेसल कहलाती है, और जो लिम्फ लेके आती जाती है उसको हम लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। तो आपकी विलाई के अंदर ब्लड लाने वाली चीज भी है, मतलब ब्लड कैपिलरीज भी है और लैक्टियल्स भी है। क्योंकि जो चीज ब्लड में नहीं जा पाएगी, जैसे मान लो आपको तो सारा खाना डाइजेस्ट करना है, इसी में प्रोटीन भी डाइजेस्ट होगा, शुगर भी डाइजेस्ट होगा, फैट भी डाइजेस्ट होगा, विटामिन भी डाइजेस्ट होंगे। तो सब डाइजेस्ट होने के बाद जरूरी नहीं कि सबको ब्लड एब्जॉर्ब कर पाए, तो जो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है उसको लैक्टियल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, मैं एक बार स्ट्रक्चर और बता देता हूँ। जैसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, जैसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ये फोल्ड्स क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज विलाई, दे आर नोन एज विलाई। और इन फोल्ड्स के ऊपर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम माइक्रोविलाई कहते हैं। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि विलाई और माइक्रोविलाई क्या होते हैं, तो आप कहोगे दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एज वेल एज डाइजेशन। डाइजेशन के लिए भी और एब्जॉर्प्शन के लिए भी ये सरफेस एरिया क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट डाइजेशन और एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरी बात बच्चों, अब इनका ये जो गड्ढे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, जो ये नीचे की तरफ से घुमा हुआ है, इसको हम कहते हैं, अच्छा ये आपके आगे के पोर्शन में है, हालांकि हम अभी बता दे रहे हैं, आगे भी मिलेगा, इसको आप क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन कहते हैं। जितना एंजाइम का जूस निकलेगा, मतलब सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन का जितना भी एंजाइम निकलता है, जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम निकलता है यहीं से निकलता है। ये जो गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा वाला पोर्शन क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन, इसमें से निकलता है, सारा का सारा एंजाइम इसी में से निकलता है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू जूसेस, मतलब म्यूकस वगैरह को छोड़ दिया जाए अगर, तो बाकी जितना भी एंजाइम निकलेगा वो सब क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन से निकलेगा। उसको हम, जो इंटेस्टाइनल जूसेस होता है उसका बायोलॉजिकल नेम सक्कस इंटेरिकस है। मैं लिख देता हूं, इंटेस्टाइनल जूसेस का बायोलॉजिकल नेम सक्कस इंटेरिकस है। So I think we have cleared with the diagram, and yes, we have discussed everything. Within the villi, we got blood capillaries who carries the blood, and most of the nutrient, digested nutrients absorbed in blood, and whatever the nutrient is not getting absorbed, they are getting absorbed in lacteals, and lacteals is lymphatic vessels. So lacteals are lymphatic vessels. They absorb the non-absorbable part of स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं ब्लड में जाकर के, उसको लैक्टियल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये हम कैसे करते हैं, ये हम एब्जॉर्प्शन वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। सक्कस इंटेरिकस, ये एक टफ नाम दे दिया गया है, मतलब साइंटिस्ट लोगों से बर्दाश्त नहीं होता ना कि आप लोगों को कोई इजी सा नाम दिया जाए, तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक चीज का एक हार्ड नाम बना देते हैं। अब इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइनल एंजाइम्स,
या जूसेस। कितना इजी नाम है, देख के ही समझ में आ जा रहा है कि इंटेस्टाइन जो एंजाइम देता है उसको इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कहते हैं, जूसेस कहते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, सक्कस इंटेरिकस रख दिया। ठीक है। सक्कस इंटेरिकस इज द अदर नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस या इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। अब बच्चों देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या ग्लैंड्स होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है। सबसे पहला ब्रूनर्स ग्लैंड होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है ये एल्कालाइन म्यूकोसा सिक्रीट करता है, सॉरी एल्कालाइन म्यूकोसा सिक्रीट करता है। अब बच्चों सबसे पहली बात, जब आपका खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उस खाने का नाम क्या है, काइम है। काइम बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि स्टमक से आ रहा है तो स्टमक का पीएच तो बहुत ज्यादा एसिडिक था, 1.7 के अराउंड था। ठीक है। तो आपका इंटेस्टाइन उसको सबसे पहले क्या करता है, एल्कालाइन पीएच में कन्वर्ट करता है। तो एल्कालाइन पीएच में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करता है, एल्कालाइन म्यूकोसा सिक्रीट करता है। ठीक है। क्या सिक्रीट करता है, एल्कालाइन म्यूकोसा, मतलब लिक्विड जिसका पीएच एल्कालाइन है अलोंग विथ म्यूकस सिक्रीट करता है। और तब तक सिक्रीट करता है जब तक ये 1.7 से 7.6 या 7.8 ना हो जाए, तब तक ये अल्कलाइन ग्लूकोसा सिक्रीट होता रहता है, होता रहता है, ताकि आपका फूड क्या हो जाए, अल्कलाइन हो जाए। यही वजह होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबा चौड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है, कुछ दूर तक एसिडिक ही रहता है, फिर धीरे 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 अल्कलाइन होता है, फिर डाइजेस्ट होता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। सो दिस इज हाउ ब्रूनर्स ग्लैंड एक्ट। तो ब्रूनर्स ग्लैंड पाया कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूडेनम के किस पार्ट में, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में पाया जाता है। ठीक है। तो ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ये पाया जाता है। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, एल्कालाइन म्यूकोसा सिक्रीट करता है। ये दोनों चीजें याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा या दिमाग में रखिएगा आप लोग। दूसरा है बच्चों पेयर्स पैचेस। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें हैं जो सेकेंडरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर होती है, एक पेयर पैच है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एक टॉन्सिल्स जो टंग में होता है। टॉन्सिल्स, जैसे आपका टंग है, ये टंग है आपका, तो टंग के ऊपर की तरफ आप देखोगे दो छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। और ये जो लटकता हुआ स्ट्रक्चर होता है इसको यूव्यूला कहते हैं। यूव्यूला चेक करता है कि आपने फूड ज्यादा तो नहीं खा लिया। जैसे आप ज्यादा फूड स्वेलो करने की कोशिश करते हो तो ये बता देता है आपको कि नहीं, आपने एक लिमिट से ज्यादा खा लिया है, तो आप फिर से फूड वापस लेते हो, फिर थोड़ा थोड़ा उसको इंगल्फ करते हो। और टंग का तो जानते ही है, टेस्ट का काम होता है, टेस्ट का, बोलने का। ठीक है। टंग का आगे का पोर्शन स्वीट को टेस्ट करता है, साइड का पोर्शन सॉल्ट को टेस्ट करता है, और बीच का पोर्शन खट्टा जो होता है सार टेस्ट बताता है, और पीछे का पोर्शन जो होता है वो आपका बीटर या स्पाइसी बताता है। तो ये चीजें हो गई आपकी। तो बच्चों मैं क्या बता रहा था कि टॉन्सिल्स एंड पेयर पैचेस ये दो स्ट्रक्चर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, जिनको हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। ये वर्ड याद रख लीजिए, और मैं एक बार डेफिनेशन बता दे रहा हूं, हमेशा इसको याद रखिएगा। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड या प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं और पैथोजेंस को रोकते हैं, उनको, उनसे लड़ते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है। तो कोई भी लिम्फोइड स्ट्रक्चर है तो वो क्या करेगा, पैथोजन से लड़ाई करेगा, और पैथोजन से लड़ाई करने के बाद उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। किसके हेल्प से डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि इनके पास एक सेल होता है, इस सेल का नाम क्या है, लिम्फोसाइट। इस सेल का नाम क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या बनाता है आपकी बॉडी की, इम्यूनिटी बनाता है। ठीक है। जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी है, जो कहते हो ना कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी है बुरी है, वो लिम्फोसाइट के सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा लिम्फोसाइट है तो तुम्हारे अंदर ज्यादा इम्यूनिटी है, अगर तुम्हारे पास कम लिम्फोसाइट है तो तुम्हारे पास कम इम्यूनिटी है। और ये लिम्फोसाइट कहाँ पर रहते हैं,
लिम्फॉइड ऑर्गन्स में रहते हैं। कहा कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन्स में? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स पाए जाते हैं? एक पाया जाता है टॉन्सिल्स, एक मतलब वन पेयर पाया जाता है टॉन्सिल्स का, और दूसरा स्ट्रक्चर होता है पेयर पैचेस। पेयर पैचेस कहां पर होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हालांकि इसका डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये वहां पे प्रेजेंट है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों? जस्ट रेज योर हैंड। ओके। क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये क्या सिक्रीट करता है? इंटेस्टाइनल जूस, जिसका दूसरा नाम क्या है? सक्कस इंटेरिकस। अभी किसी बच्चे ने पूछा था ना सक्कस इंटेरिकस क्या है सर, तो ये है। लेकिन देखिए क्रिप्स ऑफ लिबर कोन कहाँ पाए जाते हैं? ड्यूडेनम में मेनली पाए जाते हैं और थोड़ा बहुत इलियम में पाए जाते हैं, लेकिन इसका काम सबसे ज्यादा ड्यूडेनम में ही होता है। ठीक है। तो ये जो डीप क्रेविसेस है ना, उनके अंदर मैंने कहा था ना, ये जो फोल्डिंग्स होती हैं, फोल्डिंग्स के नीचे के जो क्रेविसेस हैं, ये जो गड्ढे हैं, इनमें ये पाए जाते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर को। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अब हम बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। स्मॉल डाइजेशन पूरा पढ़ने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा आप लोग, तान्या आप कुछ कहना चाह रही क्या, या ऐसे ही हैंड रेस किया? सर एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ थ्री पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स विद इन देम। पहला स्ट्रक्चर ब्रूनर्स ग्लैंड कहलाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन म्यूकोसा सिक्रीट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच एल्कलाइन बनाता है। पेयर्स पैचेस दूसरा स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि सेकेंडरी लिम्फॉइड स्ट्रक्चर होता है और पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है। तीसरा स्ट्रक्चर क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दो विलाइस के बीच में जो गड्ढा होता है उसमें यह पाया जाता है। क्रिप्स मतलब ही गड्ढा, तो उसमें यह पाया जाता है। इसको सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं, या इंटेस्टाइनल, ये जो सिक्रीट करता है उसको सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस भी कहते हैं। अब बच्चों एक बात याद रखिएगा कि फाइनल डाइजेशन, ठीक है, ये हमारे ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का महेंद्र सिंह धोनी है, क्रिप्स ऑफ लिवर को। मैच कोई भी खेले, रन कोई भी बनाए, फिनिशर जो है वो यही है। ठीक है। कोई पूछ ले भाई कि क्या काम करता है भाई तुम्हारा ये, तो आप क्या कहेंगे? आपका सक्कस इंटेरिकस क्या काम करता है? फिनिशर का काम करता है। मतलब फाइनल डाइजेशन यही करता है। इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस फाइनल डाइजेशन करते हैं, लास्ट टच देते हैं। और मेन डाइजेशन कौन करता है? पैंक्रियाटिक जूस। मतलब जीत के करीब कौन पहुंचाता है? ठीक है, ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड। ये ऑलमोस्ट पूरा डाइजेशन करता है, ऑलमोस्ट। सिर्फ लास्ट स्टेप छोड़ देता है, और वो लास्ट स्टेप करता कौन है? सक्कस इंटेरिकस करता है। कैसे करता है? आगे के चैप्टर में हम भी, सॉरी, टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया कि नहीं? सिर्फ दो बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, क्या बात है भाई? अभी डाइजेशन मैंने पढ़ाया भी नहीं है। अभी मैंने डाइजेशन नहीं पढ़ाया, सिर्फ पार्ट्स के नाम समझ में आ गए कि ये पार्ट्स होते हैं, और ये पार्ट्स अपना अपना एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अब हम आते हैं डाइजेशन पे, डाइजेस्टेड पार्ट्स पे, जो कि हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। ठीक है।
Is the screen visible to all of you of NCERT? क्योंकि एनसीईआरटी से बेहतर और कोई पीपीटी नहीं बन सकता यहाँ पर डाइजेशन के मामले में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। डाइजेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मतलब दिमाग में रखने वाला पोर्शन है। नाम तो रटना पड़ेगा, नो डाउट, जो नाम आपने अब तक पढ़े वो रटना पड़ेगा, लेकिन डाइजेशन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लोग दिमाग में एक चीज सिंपली, या दिमाग में नहीं, दिमाग में मत बोलिए, हमको बताइए कि अब तक हमने क्या क्या चीज कौन कौन से पार्ट में डाइजेस्ट किया। जैसे हमने अगर स्टार्च को डाइजेस्ट किया है तो किस फॉर्म में डाइजेस्ट करके रखा हुआ है, या हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया है तो किस फॉर्म में रखा हुआ है। मुझे चैट में आंसर चाहिए। अब तक हमने क्या क्या चीजें डाइजेस्ट कर ली है स्टमक और माउथ में, बताइए जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, तभी समझ में आएगा आप लोगों को, और सभी लोग आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा। अब तक हमने क्या क्या चीजें डाइजेस्ट कर ली है माउथ में और स्टमक में। लास्ट 2 दिन से आप लोग यही पढ़ रहे हैं कि हमने क्या क्या डाइजेस्ट किया अभी तक। कार्ब स्टार्च को माल्टोज में कर लिया है, या कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर लिया है। अंजलि ने कहा प्रोटीन को कर लिया, सही बात है। ईशा ने कहा कार्बोहाइड्रेट, सही बात है, कर लिया है। सोनिया ने कहा पेप्सिन, हाँ पेप्सिन से किया है। किसको किया है? सलोनी ने स्टार्च टू माल्टोज गुड, सुरभि प्रोटीन, अंजलि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फैट को हमने बहुत कम डाइजेस्ट किया अभी, मतलब स्टार्ट किया है, डाइजेस्ट नहीं किया, लेकिन हाँ बहुत कम किया है। सोनिया प्रोटीन, एशा प्रोटीन, काव्यांजलि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन को, हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को किया है। थोड़ा सा फैट किया है, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। अब मैं आप लोगों को एक बार रिकैप करा देता हूं। हमने 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर लिया है, बाकी 70% अभी स्टार्च बचा हुआ है, ठीक है। और हमने ऑलमोस्ट आपके जितने भी प्रोटीन्स थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? पेप्टोन्स, प्रोटियोज और पेप्टाइड्स में, ये कन्वर्ट कर दिया है हमने। और थोड़ा सा फैट का डाइजेशन किया हुआ, ठीक है। तो हमने 3P में कन्वर्ट कर दिया प्रोटीन को, पेप्टोन्स, प्रोटियोज और पेप्टाइड में। और थोड़ा बहुत जो प्रोटीन बचा रह गया है वो अभी है ही। अब बच्चों देखिए, हाँ गैस्ट्रिक लाइपेज, लिटिल बिट फैट, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास पेंक्रियाज में 3 एंजाइम्स थे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले थे। एक का नाम ट्रिप्सिनोजेन था जो एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन बन गया, एक का नाम काइमोट्रिप्सिनोजेन था जो एक्टिवेट होकर काइमोट्रिप्सिन बन गया, एक का नाम प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज था जो एक्टिवेट होकर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बन गया। ये तीनों एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। ट्रिप्सिनोजेन क्या बन चुका है? ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिनोजेन क्या बन चुका है अब? काइमोट्रिप्सिन। और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या बन चुका है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ये तीनों अब अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में आ चुके हैं, मतलब अब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुके हैं। और अब ये क्या करते हैं? तीनों मिलके प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोज, पेप्टाइड, जितने भी प्रोटीन के कंपोनेंट्स हैं सबको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? डाइपेप्टाइड्स में। डाइपेप्टाइड्स इज द ग्रुप ऑफ 2 अमाइनो एसिड। 2 अमाइनो एसिड मिलकर डाइपेप्टाइड बनाते हैं, मतलब फाइनलाइजेशन नहीं किया मैंने। इससे जस्ट पहले एक बात कहा कि पैंक्रियाटिक जूस सारा काम कर देते हैं, ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड कर देते हैं, बस लास्ट स्टेप छोड़ देते हैं। अब इसने देखो डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अमाइनो एसिड में नहीं बनाया। फिनिशर कौन है बच्चों? बताइएगा जल्दी, फिनिशर कौन है? हाँ, फिनिशर हमारा इंटेस्टाइनल जूस है या सक्कस इंटेरिकस है, जो क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोहन से सिक्रेट होगा। गुड, शाबाश। बल्कि जीत के करीब ये पहुंचा रहा है, सारा काम ये कर रहा है, लेकिन जो लास्ट रन चाहिए वो फिनिशर बनाएगा। अब बच्चों जो हमारा शुगर बचा हुआ, शुगर जो भी बचा हुआ है, ठीक है, उस पे पैंक्रियाटिक एमाइलेज एक्ट करता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज एक्ट करता है जितने भी स्टार्च बचे हुए हैं, और उनको किसमें कन्वर्ट कर देता है? डाइसैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड्स भी क्या है? 2 सिंपल शुगर का मिक्सअप है। ये आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है। डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी भी देखो एकदम सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं किया,
डाइसेकेराइड में कन्वर्ट किया, मोनोसेकेराइड नहीं बनाया इसने, क्योंकि फाइनल स्टेप कौन करेगा? फाइनल स्टेप सक्कस इंटेरिकस करेगा, मतलब फाइनली डाइजेस्ट वही करेगा। फैट के साथ आप लोग को एक चीज सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, फैट का अब तक पूरा डाइजेशन कहीं पर नहीं हुआ, या थोड़ा बहुत भी डाइजेशन ढंग से नहीं हुआ है। तो फैट को सबसे पहले छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक किया जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का काम कौन करता है बच्चों? बाइल जूस। जो बाइल जूस अभी आपने सिक्रीट कराया था ना लीवर से और गॉल ब्लैडर के हेल्प से, वो बाइल जूस क्या करता है? फैट को उनके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर सिंपल सा क्वेश्चन, हैंड रेस कीजिएगा और मुंह से आंसर दीजिएगा, ठीक है? लिखने मत बैठिएगा अभी, मैं पूछूंगा आप लोगों से। अगर किसी को मैं कहूं कि आपने इस कंपोनेंट को छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करना है, तो छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करने में और डाइजेस्ट करने में क्या डिफरेंस है? तान्या ने हैंड रेस किया, लेट मी आस्क कर। काम है अंजलि, पहले तान्या आप बताइए। सर आप बोले कि फैट को हम लोग पीसेस में कट करेंगे, तो जब हम लोग फैट को पीसेस में कट करेंगे तो वो डाइजेस्ट अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगा। डाइजेस्ट करने में ये फर्क रहेगा कि जो भी फूड हम लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको पेस्ट के थ्रू मतलब कंप्लीट डाइजेस्ट हो जा रहा है, जो हम लोग के बॉडी में जाके ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। काव्य अंजलि आप बताइए। सर ब्रेक करना मतलब हुआ कि किसी भी फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, एंड डाइजेशन ये हुआ कि किसी भी पार्टिकल को उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करके उसके न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब कर लेना। चलो ठीक, ठीक है बच्चों। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक रोटी है, तो रोटी क्या है? स्टार्च है। रोटी तो प्लांट से बना है ना, वो स्टार्च है। तो रोटी को जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हो तो स्टार्च स्टार्च ही रहता है। रोटी छोटी छोटी हो जाती है लेकिन वो रहती तो रोटी ही है ना, तो वो रहता तब भी स्टार्च ही है, बस छोटा स्टार्च हो गया। पहले बड़ा स्टार्च था, अब छोटा स्टार्च हो गया। ये है ब्रेक करना, तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में। लेकिन जब आप डाइजेस्ट करते हो तो स्टार्च को आप किस में कन्वर्ट कर देते हो? माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हो या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हो। तो उसके केमिकल फॉर्म को आपने छोटा कर दिया, उसको केमिकली आपने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो वो डाइजेशन है। और वैसे फिजिकली अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो वो तोड़ना है। समझ में आ गया बच्चों? हैंड रेस कीजिएगा। हाँ, तो बाइल जूस क्या कर रहा है बच्चों? बाइल जूस फिजिकली तोड़ रहा है, इमल्सिफिकेशन कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। याद रखिएगा, कभी मत लिखिएगा कि बाइल जूस डाइजेस्ट द फैट। बाइल जूस इमल्सिफाई द फैट। बाइल जूस हमेशा क्या करेगा? फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, उसको छोटे टुकड़ों में बांटेगा। और फैट को डाइजेस्ट कौन करेगा? लाइपेज। कौन डाइजेस्ट करता है बच्चों? लाइपेज डाइजेस्ट करता है। तो फैट डाइजेस्ट होके डाइग्लिसराइड्स बनाते हैं और फर्दर डाइजेस्ट होके मोनोग्लिसराइड्स बना लेते हैं, ठीक है? तो फैट का डाइजेस्टेड फॉर्म मोनोग्लिसराइड्स बन जाता है। अभी भी फैट फाइनल डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है? वो हम आगे बताएंगे, वो इंटेस्टाइनल जूस से होगा। न्यूक्लिक एसिड जो होता है बच्चों, डीएनए आरएनए किससे बनता है? वो न्यूक्लिक एसिड से बनता है। और न्यूक्लिक एसिड के लिए पैंक्रियाज के पास कौन सा एंजाइम है? न्यूक्लियेज है। तो न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड को किस में ब्रेक कर दिया जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक कर दिया जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इसको न्यूक्लियोसाइड और फर्दर उसमें ब्रेक करती है। अभी आपको यहीं तक याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक कर दिया गया। तो ये था पैंक्रियाज का डाइजेशन बच्चों। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। हाँ, गुड सुन। देखिए बच्चों, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाज के 3 एंजाइम्स आते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और ये तीनों प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो प्रोटीन का एक सिंपल फॉर्म है लेकिन सिंपलेस्ट नहीं है। इसके बाद पॉलीसेकेराइड या शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाज का पैंक्रियाटिक एमाइलेज आता है।
जो कि उनको डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक सिंपल शुगर है लेकिन सिंपलेस्ट शुगर नहीं है। इसी तरह फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाज के पास पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज उसको मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फैट का एक सिंपल फॉर्म है। लेकिन हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है कि मोनोसैकेराइड्स भी किन्हीं चीजों से मिलके बनते हैं। कोई दो चीज है, नाम बताना बच्चों जरा। मोनोसैकेराइड्स या ट्राई मोनोग्लाइसराइड्स या ट्राइग्लिसराइड्स किससे मिलके बनते हैं? कौन सी दो चीजें हैं? वो दो चीजें क्या कहलाती हैं बच्चों? एल्डिहाइड नहीं नहीं, ये तो शुगर हो गया। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। हाँ, रिया का आंसर सही है, अंजलि का भी ठीक है मंतशा अब सही है। तो मोनोग्लिसराइड में भी पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ। देख लो बच्चों, सब चीज डाइजेस्ट हो गए हैं लेकिन पूरा नहीं हुए हैं। पूरा डाइजेशन किसकी जिम्मेदारी है? लास्ट वाला काम कौन करेगा? इंटेस्टाइनल जूस करेगा, ये सक्कस इंटेरिकस करेगा। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? सॉरी, न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। लेकिन मैंने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में आपको क्या कहा था? न्यूक्लियोटाइड्स भी तीन चीजों से मिलकर बनता है, राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजिनस बेस। तो अभी इन तीनों पार्ट में ब्रेक करना बाकी है इसको। न्यूक्लियोटाइड मतलब एक छोटा टुकड़ा तो हो गया, लेकिन उन टुकड़ों को भी और टुकड़ों में कन्वर्ट करना बाकी है। ये सब काम कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा। तो पैंक्रियाज ने अपना क्या काम किया बच्चों? सभी सभी फूड पार्टिकल को उनके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, सिंपलेस्ट में नहीं किया। ऑलमोस्ट टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया, लेकिन जिताया नहीं। करीब पहुंचा दिया। जिताएगा कौन? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे? अब हमारे पास सबका छोटा छोटा पार्ट बाकी है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंजाइम का नाम है ना बच्चों, मैं पहले इसका फोटो ले लेता हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। अब देखिए बच्चों कितना इजी है आपके लिए। ये सारे एंजाइम्स के नाम देखिए, ये सारे एंजाइम्स के नाम देखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम सबसे इजी होता है। क्यों? क्योंकि इनका नाम, ये जिस चीज को डाइजेस्ट कर रहे हैं उसी के ऊपर रखा गया है। जैसे डाइपेप्टाइड को जो डाइजेस्ट करेगा उसका नाम डाइपेप्टाइडेज, और डाइपेप्टाइड किससे बनता है? अमाइनो एसिड। फुल डाइजेशन हो गया, अब इसके बाद डाइजेशन नहीं होगा। माल्टोज किससे बनता है? शुगर, दो ग्लूकोज से बनता है, तो माल्टेज उस पर एक्ट करेगा। ये जो डाइपेप्टाइडेज है, माल्टेज है, ये सब क्या है? इंटेस्टाइनल जूस है या सक्कस इंटेरिकस, यही है। लैक्टोज किसको डाइजेस्ट करेगा? सॉरी, लैक्टोज को कौन डाइजेस्ट करेगा? लैक्टेज करेगा। तो लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है। सुक्रोज को सुक्रेज डाइजेस्ट करेगा, ये किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। न्यूक्लियोटाइड तो हमारा बन चुका है, न्यूक्लियोटाइड को कौन डाइजेस्ट करेगा? न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज ब्रेक होकर के फॉस्फेट ग्रुप निकाल देगा अपना। कौन सा ग्रुप निकाल देगा? ये फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा। अब बचेगा क्या? राइबोज और नाइट्रोजिनस बेस। तो राइबोज और नाइट्रोजिनस बेस को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोसाइड को कौन डाइजेस्ट करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज जब ब्रेक हो जाएगा तो बचेगा क्या? आपका राइबोज शुगर, मतलब शुगर, और नाइट्रोजिनस बेस बचेगा। दोनों अपने अपने डाइजेस्ट हो गए, फुल्ली डाइजेशन हो गया। इसी तरह जो ग्लिसराइड्स है, डाई मोनोग्लिसराइड, उस पे ये इंटेस्टाइनल लाइपेज है। ठीक है, लाइपेज में कंफ्यूज मत होइएगा, वो जो लाइपेज था पैंक्रियाटिक था, ये जो लाइपेज है वो इंटेस्टाइनल है। इंटेस्टाइनल लाइपेज ब्रेक करेंगे इसको, सिर्फ यही एक नाम अलग है बच्चों, क्योंकि फैट के लिए है तो लाइपेज वर्ड यूज कर दिया गया। इंटेस्टाइनल लाइपेज यूज करेगा और फाइनली किसमें ब्रेक कर देगा? फैटी एसिड। और हर चीज का डाइजेशन हो गया। ये इतना डाइजेशन बच्चों, इतना डाइजेशन, सॉरी ज्यादा छोटा हो गया। थोड़ा सा मैं और जूम करता हूं इसको। विजिबल है इतना स्क्रीन? ये इतना पार्ट, ये आपको नीट का एक क्वेश्चन देकर के जाएगा। देख लो भाई साहब तुम लोग, एक क्वेश्चन इतने पार्ट पे ही है और ये पूरा डाइजेशन है। अब मैंने जो पहला वर्ड कहा था, पहला स्टेटमेंट, मैक्सिमम डाइजेशन, इस बात से आप अग्रीड हो रहे हैं कि सारा सब मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पे हो रहा है?
दूसरा जो मैंने स्टेटमेंट बोला था, मैक्सिमम एंजाइम, इस बात से आप अग्रीड है? देखिए सबसे ज्यादा एंजाइम यहीं पर आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। थोड़ा और जूम कर देते हैं। ओके, लेट 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 इट बी मोर जूम। तो ये दो बात से आप अग्रीड है कि नहीं है? मैक्सिमम एंजाइमेटिक सिक्रीशन और मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पर हो रहा है। चलो, दो बच्चे तो कम से कम एग्रीड हैं, बाकी बच्चे पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि शायद लार्ज इंटेस्ट, अच्छा और भी बच्चे हैं। चलो ठीक है, हमको लगा कि मतलब दो बच्चे ही, दो बच्चों को ही लग रहा है कि सर ये तो बहुत कम एंजाइम सीक्रेट हुआ, थोड़ा और करवाइए ना कहीं और। चलो, ऑलमोस्ट हर बच्चे ने हैंड रेज किया, मतलब सबको लग गया कि हाँ सर, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता कहीं। बच्चे समझ गए हैं कि भाई ये मैक्सिमम था हमारा। ठीक है, अब बच्चों एक छोटा सा आप लोगों के लिए क्वेश्चन मेरी तरफ से। पूरे माउथ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक फैट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन, डाइजेस्ट या ब्रेक करने के लिए कौन कौन सी चीजें सिक्रीट हुई हैं, बताइए। अगर वैसे बोलना चाहते हैं मुंह से तो हैंड रेस कर दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए। माउथ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक, हो सकता है माउथ में ना हो या कहीं और ना हो, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें सिक्रीट हुई हैं। अगर किसी का आंसर गलत हो तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं फिर। ऐसे लाइपेज भी आप लिख रहे हो तो लाइपेज कहाँ का लाइपेज, जैसे स्टमक का है तो गैस्ट्रिक लिखो, पेंक्रियास का है तो पेंक्रियाटिक लिखो, इंटेस्टाइन का है तो इंटेस्टाइनल लिखो। एक एक करके बताओगे तो नहीं पड़ेगा। चलो, सुरभि ने दिया गैस्ट्रिक लाइपेज, बाइल जूस, पेंक्रियाटिक, वेरी गुड सुरभि, शाबाश। सुरभि ने पूरा आंसर दिया। एक एक करके मत दीजिए, अंजलि ने भी पूरा आंसर दिया, गुड। एक एक रह गया अंजलि आपका। सोनिया का एक ही आंसर आया। मंतशा भी एक एक करके दे रही है, श्रेया भी एक करके दे रही है, टुकड़ों में आंसर। चलिए ठीक है, मैं कुछ बच्चों को अनम्यूट करता हूं, आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। आदित्य, आप बताइए। आदित्य हैं आप? चलिए शायद नहीं है। अंजलि आप बताइए। हाँ सही है, सही है। सलोनी का मैंने, एक मिनट, सलोनी का पढ़ा ही नहीं मैंने। ब्रेक करने के लिए बाइल जूस, ठीक है। और बाकी डाइजेस्ट कर, सिर्फ इंटेस्टाइनल लाइपेज थोड़ी होता है, तीन तीन लाइपेज हैं, तीन लाइपेज। एक लाइपेज का नाम लिखने से थोड़ी होगा। अंजलि नहीं बोल रही है। बच्चे पता नहीं क्यों शर्माते हैं, बोल ही नहीं। अच्छा, ये कौन, आदित्य बोलना चाह रहा है, आदित्य बोलेगा। हाँ आदित्य बोलो, अनम्यूट किया मैंने। आदित्य आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। कुमारी, गीतांजलि या अमृत, जो भी है आप बताइए। मंतशा, आप बताइए। सर गैस्ट्रिक, जो सर गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक लाइसेस लाइपेज, और और सर बाइल जूस, बाइल जूस, और सर इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, एक रह गया। और सर एक पैनक्रियाट लाइपेज, पैंक्रियाटिक, वेरी पैनक्रियाटिक। गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। जितने भी बच्चों ने इन चारों का नाम लिखा है, रिया का भी गुड, सही है। तो जितने भी बच्चों ने लिखा है या समझ गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर लोगे, अब मुझे यकीन है कि तुम लोग कर लोगे। ठीक है, तो होपफुली मैं ये समझ सकता हूं कि आज आपने 4 नंबर का काम कर लिया है। ठीक है, बहुत अच्छे से कर लिया है, शाबाश। इसी तरह अगर मान लो कोई पूछ ले कि माउथ से लेकर के इंटेस्टाइन तक शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन आ रहा है, तो आप क्या क्या कहोगे? पहले सेलाइवरी एमाइलेज, और उसके बाद पेंक्रियाटिक एमाइलेज, पेंक्रियाटिक एमाइलेज भी आ रहा है, और
ये जो तीनों एंजाइम्स है ना, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, इनको कंबाइन करके क्या कह दोगे? डाइसैकेराइडेज। तीनों को कंबाइन करके डाइसैकेराइडेज कह सकते हो, या फिर माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो मुझे लगता है कि तुम लोग समझ चुके हो, और हाँ, अब तुम लोग समझ गए हो कि कैसे करना है अटेम्प्ट, एंड दिस दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत अच्छा है, आप लोग समझ रहे हो। ये बच्चे एक दिन में नहीं समझ पाते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू देख लेते हैं बच्चों, कि आप 1 ग्राम शुगर लेंगे या 1 ग्राम फैट लेंगे बॉडी में, या 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे, तो उससे कितनी एनर्जी बनती है। तो 1 ग्राम शुगर लेने से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है, 4.1। और 1 ग्राम प्रोटीन ले लेने से आपका 5.65 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है, और 1 ग्राम फैट लेने से आपके अंदर 9.45 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है। अगर आप इसको ग्रॉस लेना चाहो, ग्रॉस मतलब अप्रॉक्स वैल्यू, 4, 4 और 9 ले सकते हो। आप देख सकते हो कि फैट का 1 ग्राम आपको शुगर के 1 ग्राम के मुकाबले डबल से भी ज्यादा एनर्जी दे रहा है। लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही है, शुगर का 4.1 किलो कैलोरी है बच्चे, 1 ग्राम 4.1 किलो कैलोरी देता है। तो मैंने हमेशा एक बात कही है बच्चे, कि आपके अंदर जो कुछ भी हो, ठीक है, हर इंसान का कैलोरीफिक वैल्यू डिमांड अलग अलग होता है। तो आपके अंदर अगर फैट को डाइजेस्ट करना है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। और शुगर को डाइजेस्ट करना है, तो आप बिना एक्टिविटी किए भी डाइजेस्ट कर सकते हो। तो फिजिकल एक्टिविटी फैट के डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। यही वजह होती है कि सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज या कोई फिजिकल ऐसा कोई गेम खेलना चाहिए, क्योंकि उससे फैट का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और एनर्जी का लेवल आपके अंदर बढ़ जाता है। लोग कहते हैं ना, सुबह वॉक पर जाने से दिन भर आदमी एनर्जेटिक रहता है। वो इसीलिए रहता है क्योंकि फैट का मेटाबोलाइजेशन कर लेता है आदमी। ठीक है, तो हर चीज के पीछे का रीजन हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब हम एक और टॉपिक जो छोटा सा है, हालांकि एक क्वेश्चन दे के जा सकता है, वो है एब्जॉर्प्शन, पढ़ लेते हैं, एंड देन वी विल फिनिश द चैप्टर। ये टेबल है आपके सामने एब्जॉर्प्शन का। तो कहां पर कौन सी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा सा पढ़ेंगे, एंड देन वी विल फिनिश द चैप्टर। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत कुछ नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू टेक द कंसेप्ट। देखो बच्चों, माउथ में क्या होता है, अगर आप कोई दवा खाए हो, दवा, ठीक है, तो कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो माउथ में एब्जॉर्ब हो जाती है। हालांकि माउथ में एज सच कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता। स्टमक में अगर जैसे मान लो आपने ग्लूकॉन डी फाड़ के खा लिया, या आप शराब पीते हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा पानी पी लिया आपने, तो स्टमक में वो चीजें एब्जॉर्ब हो सकती है। एक और चीज होती है विटामिन B12, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था जब SCL पढ़ा रहा था। यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह का एब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिव, एक्टिव मतलब एनर्जी के यूज से। पैसिव, पैसिव का मतलब बिना एनर्जी के यूज किए। और फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड मतलब बिना एनर्जी के यूज के, बट फिर भी किसी का सपोर्ट लगेगा। ठीक है, जैसे एनर्जी तो नहीं लग रही है, लेकिन इसको इस पार से इस पार ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई मीडियम चाहिए। तो जहां पर किसी चीज के मूवमेंट के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, उसको हम फैसिलिटेटेड कहते हैं। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन 3 चीजों का होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। पहला है सोडियम, सम अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स। सोडियम, अमाइनो एसिड और शुगर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं। ठीक है बच्चों, पैसिवली क्या होते हैं, यही अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड एंड सम शुगर। कुछ शुगर्स और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। फैसिलिटेटेड में एक एग्जांपल याद रखिएगा, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज ज्यादातर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जाता है। ये 3 चीजें याद रखिएगा बच्चों, आपका एक क्वेश्चन बन सकता है इससे। अब बच्चों, आपके दिमाग का टेस्ट है। आपने अभी विलाई का स्ट्रक्चर पढ़ा था,
जिसमें आपने पढ़ा था कि ब्लड कैपिलरीज भी होते हैं, लैक्टियल्स भी होते हैं। ये सब चीजें जो एब्जॉर्ब हो रही है, ये कहाँ पर हो रही है? ये सब की सब एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड कैपिलरीज, मतलब ब्लड में जा रही है। लेकिन एक ऐसी भी चीज है जो ब्लड में नहीं जा पाती, जिसका साइज बड़ा होता है, वो है फैट। तो फैट का डाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों। फैट का डाइजेशन क्या है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो हम बताते हैं कैसे। फैट किस में बदल गया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल गया, ठीक है। डाइजेस्ट होकर के अब ये फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये प्रोटीन के ऊपर क्या करते हैं? बाउंडिंग कर लेते हैं। छोटे छोटे प्रोटीन पार्टिकल्स के ऊपर क्या कर लेते हैं? कवर बना लेते हैं ये सब। इन कवरिंग्स को हम काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं, सॉरी, काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। और ये बॉन्डिंग्स बनाने के बाद आपस में एक दूसरे से अटैच होने लगते हैं, ये जुड़ने लगते हैं आपस में। और जुड़ने के बाद, जैसे दो आपस में जुड़ गए, जुड़ने के बाद ये क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। किसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं? लैक्टियल्स के अंदर। लैक्टियल्स क्या था? लिम्फेटिक वेसल था, ये मैंने बताया था उस टाइम। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते, पहले वो काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स मतलब इंडिविजुअल पार्ट जो प्रोटीन के साथ बाइंड कर गया है। और जब दोनों बाइंड कर जाते हैं, ये वाला पार्ट काइलोमाइक्रॉन है, और ये वाला जो बना है ये मिसल्स कहलाता है, ठीक है। और इन दोनों मिलके मिसल्स बनाते हैं, और मिसल्स के फॉर्म में लैक्टियल्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ये दो नाम याद रखिएगा, काइलोमाइक्रॉन्स एंड मिसल्स। काइलोमाइक्रॉन्स क्या करते हैं? प्रोटीन के ऊपर कोट बना लेते हैं, और ये दोनों काइलोमाइक्रॉन्स मिलकर के मिसल्स बनाते हैं, तब जाकर के लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होते हैं। अब बच्चों, 4 विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल है। ये नाम आपको शायद पहले से पता हो, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे वाटर सॉल्युबल हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी काइलोमाइक्रॉन्स के साथ ही या मिसल्स के साथ ही एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट करूंगा इसको। देखिए बच्चों, माउथ में एज सच कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। स्टमक में आपके, अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल एब्जॉर्ब होगा, पानी एब्जॉर्ब हो सकता है, और अगर आप सिंपल शुगर ले रहे हैं, जैसे आपने ग्लूकोन डी वगैरह पी लिया, तो वो एब्जॉर्ब होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में हर चीज एब्जॉर्ब होती है, लेकिन 3 तरह से होती है, एक्टिवली, पैसिवली और फैसिलिटेटेड। एक्टिवली सोडियम, अमाइनो एसिड और शुगर्स होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। शुगर और सोडियम ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, अमाइनो एसिड कम क्वांटिटी में होता है। पैसिवली भी यही सारी चीजें होती हैं, सोडियम को हटा दिया जाए तो, लेकिन कम क्वांटिटी में होते हैं शुगर्स वहां पर, ठीक है। और फैसिलिटेटेड में फ्रक्टोज का एग्जांपल हमने ऑलरेडी बता दिया है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फैट के साथ होती है, क्योंकि फैट तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये प्रोटीन के ऊपर कोटिंग कर लेते हैं, तो इनको हम काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। और कोटिंग करने के बाद मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, और मिलने के बाद उसको हम क्या कहते हैं? मिसल्स। और मिसल्स बन के ये एक कैपिलरी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसको हम लैक्टियल्स कहते हैं। लैक्टियल्स को का नाम लैक्टियल्स इसलिए पड़ा क्योंकि ये दूध की तरह दिखता है, व्हाइट दिखता है, ठीक है। और व्हाइट इसलिए दिखता है क्योंकि इनके अंदर फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फैट जब जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर 4 सवारियां और अटैच हो जाती हैं। वो 4 सवारियां क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। समझ में आ गया बच्चों? हाँ भाई, हैंड रेस कीजिए। समझ में आ गया? ओके, गुड। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता है आपके एज सच। कहीं डायग्राम बना है लार्ज इंटेस्टाइन का? हाँ देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सीकम, दूसरा पार्ट है कोलॉन। कोलॉन 3 पार्ट में बटा हुआ है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स, और लास्ट में सिग्मॉइड कोलॉन के फॉर्म में लास्ट पार्ट रेक्टम कहलाता है।
सीकम के पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है जिसको हम रूडिमेंट्री बोलते हैं। रूडिमेंट्री मतलब इसका कोई काम नहीं है। अब बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में दो चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, इसको हम ई कोलाई कहते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया ज्यादातर किसके अंदर पाया जाता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में पाया जाता है। ज्यादातर किस में पाया जाता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में। और कहाँ पे फैला हुआ होता है? कोलॉन रीजन में। यहां से लेकर के यहां तक में फैला हुआ होता है पूरा। कौन? ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ई कोलाई का जो घर है, ई कोलाई का जो घर है वो मेन क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। और ई कोलाई का जो एरिया है जहां पर वो घूमता है वो है कोलॉन। तो होस्ट क्या है और एरिया क्या है? कोलॉन है, इसीलिए इसका नाम ई कोलाई पड़ा। ठीक है। अब कोलॉन में जिस मसल्स के अंदर ये रहता है, कोलॉन के अंदर जिस मसल्स में ये रहता है उस मसल्स को हम हॉस्ट्रा कहते हैं। तो हॉस्ट्रा के साथ इसका क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ई कोलाई फायदा वाला बैक्टीरिया, बेनिफिट वाला। अब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा खाना गया? वो खाना गया जो अनडाइजेस्टेड है, वो खाना गया जो अब डाइजेस्ट हो चुका है। जो डाइजेस्ट हो चुका है वो गया। हाँ, ठीक है। तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में वो खाना गया जो अनडाइजेस्टेड है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? जिसको फर्दर डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये ई कोलाई उनको तोड़ता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड को ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के बाद इसमें से जो वाटर निकलता है और सॉल्ट निकलता है उसको रीअब्सॉर्ब किया जाता है। इसीलिए ई कोलाई अच्छा बैक्टीरिया माना जाता है। ठीक है। अब जब ई कोलाई इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने का मतलब सड़ा रहा है, वो डिकम्पोज कर रहा है। इसी वजह से जो फीसेज होते हैं, फीसेज मतलब जो एक्सक्रीटा निकलता है आप लोगों का, सॉलिड एक्सक्रीटा, उसमें ओडोर आता है, पंजेंट ओडोर आता है। ठीक है। एक बैड सी स्मेल आती है क्योंकि बैक्टीरिया उसको क्या कर चुका होता है? सड़ा चुका होता है, डिकम्पोज कर रहा होता है। ठीक है। वो जो फीसेज होता है उसका कलर जो येलो होता है वो बिकॉज ऑफ बाइल होता है। बाइल की वजह से उसका कलर क्या होता है? येलो हो जाता है। ठीक है। कोलॉन, अब मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में ई कोलाई सबसे ज्यादा वहां उसका घर है और सबसे ज्यादा पाया जाता है कोलॉन में। कोलॉन 4 पार्ट में बटा हुआ है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। इन चारों में कोलॉन रहता है, सॉरी, इन चारों में ई कोलाई रहता है। और इन चारों के जिस टिश्यू पे अटैच होता है इस टिश्यू को हम हॉस्ट्रा कहते हैं। और हॉस्ट्रा में रह करके ये अनडाइजेस्टेड फूड को ब्रेक करता है, ब्रेक करके वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब कराता है। और अब जो एब्जॉर्ब करने के बाद बचा वो है फीसेस, वो है एक्सक्रीटा। ठीक है। 2 विटामिन भी रिलीज होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन के, अनडाइजेस्टेड फूड के ब्रेक होने से। तो आपसे कोई पूछे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब हुआ तो आप कहोगे वाटर, सॉल्ट, विटामिन बी एंड विटामिन के, 4 चीजें एब्जॉर्ब हुई हैं। अब डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पहला है जॉइंटिस। जॉइंटिस बाइल, बाइल जो होता है ना, बाइल जूस, बाइल जूस में कुछ भी खराबी हो जाए, मतलब बाइल जूस अगर लीवर से ठीक से सिक्रीट ना हो पाए और ब्लड में आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि पूरी बॉडी पीली पीली दिखने लगती है। मैंने कहा बाइल जूस येलोइश होता है और बहुत ही टॉक्सिक होता है इन नेचर। तो अगर वो ब्लड में आ जाता है तो बहुत सारी बीमारियां कॉज करता है, इसको पीलिया भी बोलते हैं। दूसरा है वॉमिटिंग, ऑलरेडी बताया जा चुका है आप लोगों को, ये रिवर्स पेरिस्टालसिस से होता है। तीसरा है डायरिया। डायरिया में क्या होता है कि आपका बावल मूवमेंट बहुत तेज हो जाता है, मतलब फीसेस बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पेट खराब हो जाना। ठीक है, इसको हम डायरिया बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि फीसेस बहुत ही स्लो हो, डायरिया का जस्ट अपोजिट। डायरिया में क्या होता है? फीसेस बहुत वाटरी होता है, लिक्विडी होता है, तो बॉडी का बहुत ज्यादा सॉल्ट वगैरह निकल जाता है, पानी निकल जाता है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? फीसेस बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत ही स्लो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, फीसेस इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। और इनडाइजेशन, कुछ भी उल्टा सीधा खाने से इनडाइजेशन होता है बच्चों, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेंगे तो इनडाइजेशन होगा। 2 और डिजीज है, एक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसमें सबसे पहले आता है मेरेस्मस। मेरेस्मस होता है बच्चों
डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। मतलब अगर किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम है और प्रोटीन भी कम है, बिल्कुल कोई पतला दुबला सा, कुपोषण का नाम सुना होगा आपने, कुपोषण। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। तो अगर किसी के अंदर किसकी कमी है, प्रोटीन की भी और एनर्जी की भी कमी है, तो बिल्कुल पतला दुबला होगा, हड्डियां दिख रही होंगी, पेट बिल्कुल अंदर धसा हुआ होगा, मुंह भी चिपटा सा होगा। अफ्रीका में ज्यादातर ये पाए जाते हैं, बच्चे मैरस्मस के शिकार होते हैं। ठीक है, ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो वो दिख जाते हैं, चेहरे शकल से देखने से दिख जाते हैं, उनकी हड्डियां बिल्कुल दिख रही होती हैं। दूसरा जो डिजीज है वो है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। तो इनमें जो बच्चे होते हैं वो पतले दुबले तो होते हैं लेकिन पेट निकला हुआ होता है। आप ज्यादातर स्लम एरियाज में जाएंगे, अगर स्लम एरियाज में जो बच्चे आपको दिखते हैं तो उस बच्चों में क्या होता है कि वो पतले दुबले तो होते हैं लेकिन पेट हल्का सा निकला हुआ होता है। ठीक है, तो उनके अंदर प्रोटीन की तो डिफिशियंसी है लेकिन शुगर अच्छा खासा है। मतलब वो एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, सिर्फ चावल ही खाते हैं वो लोग। तो चावल खाने से शुगर मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो वो लोग पतले दुबले तो हो जाते हैं लेकिन पेट हल्का सा निकला हुआ होता है। ठीक है, और उस पेट के निकलने की कंडीशन को ऑयडिमा कहते हैं। ये ये होता इसलिए है क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा है। दिन में 3 टाइम में 1 टाइम खा रहे हैं, या 4 रोटी का डिमांड है बॉडी का, आधा रोटी ही मिल रहा है। बहुत से इस देश में ऐसे बच्चे हैं जिनको अप्रोप्रिएट फूड का वो नहीं मिल पाता,